हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियों को पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास बहुत से पैटर्न देखे होंगे, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधुकोश या मधुमक्खी के छत्ते में और भुट्टे के दाने पर। मतलब ऐसा देखा होगा कि जो सूरजमुखी का फूल होता है उसमें पहली पंक्ति में कुछ संख्याओं में होते हैं, फिर दूसरी पंक्ति में कुछ और संख्याओं में पंखुड़ियां होती हैं, फिर तीसरी में कुछ अलग होती हैं। या फिर हम ये बात करें, हमने अपने आसपास जो देखे हैं, कुछ संख्याएं देखी हैं, जैसे नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इस तरीके से। या हम कह सकते हैं पूर्णांक, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक। अगर मैं धनात्मक पूर्णांकों की बात करूं, पॉजिटिव पूर्णांक कह सकते हैं, जैसे ये तो यही हो जाएंगे। और नेगेटिव, अगर नेगेटिव पूर्णांक की बात की जाए, नेगेटिव की बात की जाए तो 1 -1 -2 -3 -4। या फिर हम कह सकते हैं ओड ओड संख्याएं, यानी कि विषम संख्याएं। ओड ओड नंबर जो होंगे, जैसे 1 3 5 7, ऐसे ही इवन नंबर कह सकते हैं हम 2 4 6 8। या फिर हम जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरीके से। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इन नेचुरल नंबर की बात करूं, इन सभी पैटर्न में कुछ ना कुछ कोई कुछ बात कॉमन है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ पर देखें अगर इनमें अंतर देखें तो एक है, इनमें अंतर देखें तो एक एक का है। यहाँ पर देखें, यहाँ भी अंतर कितने का है, यहाँ से -1 था और ये -2 हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, हमारा एक का अंतर आ रहा है, यानी कि -1 का कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ -1 कम हो रहा है। और यहाँ देखें तो यहाँ आप देखेंगे 2, यहाँ पर 2 2, लेकिन यहाँ देखें यहाँ भी 2 है। और यहाँ पर अगर यहाँ अंतर की बात की जाए, यहाँ पर अंतर एक का है, यहाँ पर अंतर 2, यहाँ अंतर 2, और यहाँ पर अंतर देखें अगर 4, यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर फिर 4, यहाँ पर फिर 2। ये अलग अलग पैटर्न है, मतलब कहीं पर एक का अंतर है तो कहीं पर 2 का अंतर है। तो इसमें अंतर आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग अंतर है। तो इन श्रेणियों को अब हम वर्गीकृत कर देते हैं। तो जिन श्रेणियों में या जिन पैटर्न में, श्रेणी कहेंगे हम, जिन श्रेणियों में समान अंतर हो, आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 का अंतर था, समान था, यहाँ -1 का अंतर था, इसके बीच भी देखें तो -1 का अंतर है, यहाँ देखें यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर, लेकिन यहाँ नहीं है। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि इनमें कुछ श्रेणी ऐसी हैं जिनमें समान अंतर है और जिनमें नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे एक श्रेणी अगर मैं और बताऊं, कि जो हमारे वर्ग होते हैं नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर का वर्ग करें, एक श्रेणी में लिखता हूं यहाँ पर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके वर्ग को, नेचुरल नंबर के यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, कि अगर मैं इसे देखें तो ये हो जाएगा 1, ये 4, ये 9, ये 16। और यहाँ पर अगर इनमें अंतर देखें तो यहाँ पर अंतर है हमारा 3, यहाँ पर अंतर है हमारा 5, यहाँ पर अंतर है 7। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ अंतर अलग अलग है, इसमें अंतर अलग अलग है। तो इस वजह से ये श्रेणी अलग है। और इन श्रेणियों की बात की जाए जिनमें समान अंतर है तो वो अलग है। तो जिन श्रेणियों में अंतर समान होता है, जिन श्रेणियों में वे श्रेणियां जिनके सभी पदों के बीच
या सभी पदों के बीच ना क्या कर, दो क्रमागत पदों के बीच, दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर हो, समान अंतर समांतर श्रेणी कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। अब हम इसका व्यापक रूप देखें, अगर व्यापक रूप में आप देख पा रहे हैं, मान लो हम कोई एक पद मान लेते हैं ए, और इसमें कोई टर्म जोड़ते हैं, इससे अगला जो पद लिखते हैं वो ए प्लस डी। ठीक इससे अगला पद अगर लिखें तो ए प्लस डी, इससे ठीक अगला पद लिखें ए प्लस डी प्लस एक डी और जोड़ देते हैं, तो ऐसे एक डी और आ जाएगा। तो इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, या इस यूं कहें ए प्लस डी, इसे लिख सकते हैं ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापक रूप है उसका श्रेणी का, वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये आपका व्यापक रूप है। यहाँ से इसे व्यापक रूप को हम याद रख सकते हैं कि कोई व्यापक रूप में श्रेणी जो लिखी जाएगी वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो जो किसी भी श्रेणी का प्रथम जो पहला पद है, जो स्टार्टिंग का पद है, उसे प्रथम पद कहते हैं। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए होगा, और जो अंतर है, इस अंतर को हम सार्वांतर कहते हैं। एपी का सार्वांतर उसे हम लिखते हैं डी से। अर्थात अगर हम बात करें, जो हमने श्रेणी पहले पढ़ी है ये, तो इनमें अगर इस श्रेणी की बात की जाए तो इस श्रेणी में हमारे पास जो ए होगा वो 1 है, और जो डी है आप देख पा रहे हैं वो भी 1 है। लेकिन अगर इस श्रेणी की बात की जाए तो इस श्रेणी में जो ए है वो -1 है, और जो डी है वो भी मेरा -1 है। इनमें बात करूं, ये ए कितना है आपका 2 है, और डी भी कितना है 2 है। ये हमारी एपी है ही नहीं, ये एपी नहीं है। तो किसी भी एपी में जो सबसे स्टार्टिंग का पद है, इन सबको पद बोलेंगे श्रेणी के, जो स्टार्टिंग का पद है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, और जो उन श्रेणियों के प्रत्येक पद के बीच अंतर है, यानी कि समांतर श्रेणी में जो पदों के बीच अंतर है, उसे हम सार्वांतर डी कहते हैं। अब इसमें समांतर श्रेणी हम अपने दैनिक जीवन में अगर देखें, जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई जॉब स्टार्ट किया, और अगर किसी जॉब में आपको स्टार्टिंग में प्रथम वर्ष में या स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कह सकते हैं हम, अगर आपको प्रारंभ में किसी जॉब में प्रारंभ ना क्या कहें, इसे हम आरंभ बोलेंगे। आरंभ में आपको मान लेते हैं कि 100 रुपए से स्टार्ट, हम मान लेते हैं, चलो 5,000 से स्टार्ट आपकी सैलरी होती है, 5,000 रुपए से, और प्रथम वर्ष हर वर्ष 200 बढ़ते जाते हैं। तो पहले वर्ष 500, फिर 5,000, फिर 5,200, फिर अगले वर्ष फिर 200 बढ़ते हैं 5,400, अगले वर्ष फिर बढ़ते हैं 200, 5,600। तो इस प्रकार से तो ये एपी प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। एनसीईआरटी को अगर देखें तो एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल वही दिया है हमारे मासिक वेतन वाला, जैसे हम 8,000 से स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक वर्ष 500 की वृद्धि होती है, तो ये भी एक एपी बनाएंगे। ऐसे सीढ़ियों में दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे वर्गों की संख्याएं थी, ये मैंने आपको बताया था, एक वर्ग वाला, 1 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो इस प्रकार के ये भी एक एपी को बनाता है। अब जैसे ये है एक शकीला अपने गुल्लक में 100 रुपए डालती है, 50 रुपए की प्रत्येक वर्ष वृद्धि करती है, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इन्हें देख सकते हैं। अर्थात जैसे संख्याओं पर मैंने विचार किया था अभी, तो ये संख्याएं हमने देखी,
ये मैं आपको बता चुका हूँ कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या फिर एपी बोलते हैं। तो ये सब हमने बोला है। और इसके बाद व्यापक रूप में ये मैंने बता दिया है। एक बात और ध्यान रखें, अगर किसी श्रेणी में नम जो पद हैं वो परिमित हैं तो उसे परिमित श्रेणी बोलते हैं, और यदि पद परिमित नहीं है यानी कि अंतिम पद नहीं है, लास्ट तक जा रहे हैं, तो उसे हम अपरिमित एपी बोलते हैं। परिमित और अपरिमित मतलब जिसके पद परिमित है यानी कि फिक्स है, 10 है, 20 है, 15 है, और जिसमें अनंत है तो उसे अपरिमित कहेंगे हम। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलें अगर, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले यहाँ पर इसमें कुछ श्रेणियां दी गई हैं। ये मैं यहीं पे बनाता हूँ। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। जैसे पहले 15 किलोमीटर के लिए किराया आपका 15 रुपए लगता है और अगले किलोमीटर के लिए 8 8 रुपए बढ़ता चला जाता है। तो प्रत्येक पहले 15 किलोमीटर, फिर 15 8 23, फिर 23 + 8, 23 + 8 हो जाएगा आपका 31, 31 + 8 39। तो इस प्रकार ये श्रेणी बनती है। अब ये एपी है या नहीं? एपी इसलिए है क्योंकि इसका अगर हम इन दोनों का अंतर देखें, पहले दो पदों का, यानी कि D1 निकालें 23 - 15, तो ये आएगा 8। और अगर D2 निकालें हम, मतलब इन दो अगले दो पदों का अंतर निकाल लें, तो ये आ जाएगा 31 - 23, तो ये आ जाएगा D2। तो इस आप देख पा रहे सभी पदों के बीच 8 का अंतर है, तो इसलिए एपी है। नेक्स्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग, इसे हम यहां पर करते हैं। जैसे माना बेलन में हवा की मात्रा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। माना बेलन में हवा की मात्रा x, या हम ऐसा कर लेते हैं हवा की मात्रा 1 मान लेते हैं, ये ज्यादा उचित रहेगा। हवा की मात्रा को हम 1 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शेष हवा का 1/4 भाग, तो हवा का बाहर निकला भाग का बाहर निकला भाग, इसका 1/4 यानी कि 1/4। अब शेष भाग कितना हो जाएगा? शेष हो जाएगा आपका 1 - 1/4, 4 × 4 -1 यानी कि 3/4। ये शेष भाग है क्योंकि उसने कहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो अब हम अगर देखें, ये शेष हुआ। अब इस शेष का 1/4 बाहर बाहर निकालेगा। अगली बार हवा का बाहर निकला भाग ये 3/4 का 1/4, चौथाई यानी कि 3/8। ये बाहर निकला, तो शेष कितना रहा हमारा? शेष हमारा रह जाता है, ये हमारे पास था 3/4, ये भाग बाहर निकला 3/4 माइनस 3/8। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 -3 यानी कि 3/8। सॉरी, ये गलत हो गया हमारे से। ये हमारा यहाँ पर 4 चौक 16 होगा, ये यहाँ पर क्या आएगा 16। ये हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 होगा ना, तो 16 एलसीएम आएगा 16। अब इसे अगर सॉल्व करें
तो ये आएगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 यानी कि 9/16। तो अगर हम इसका एपी लिखे अब 9/16, मतलब ये था शेष, 1/4 भाग बाहर निकला 3/16, और उसके बाद 3/4 में से 3/16 घटाएंगे तो शेष ये रह जाएगा। तो अगर इसी प्रकार आगे भी एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलते रहे, तो एपी एक बनेगी हमारे पास, श्रेणी क्या बनेगी, वो बनेगी, स्टार्टिंग में था हमारे पास 1 भाग, शेष अगली बार बचा, पहली बार हवा निकली तो 3/4, अगली बार 9/16। इसी प्रकार हम बना सकते हैं। अब इसका में हमें देखना है कि एपी है या नहीं। तो अगर हम D1 निकाल लें तो 3/4 माइनस 1, तो ये सॉल्व होके आएगा हमारा इसके 1/4। अगली बार अगर हम D2 निकाल लें 9/16 माइनस 3/4, तो एलसीएम ले जाएगा 16, और 9 माइनस 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा आपका -3/16। आप देख पा रहे हैं यहां पर पहले अंतर था -1/4, अब है -3/16, तो इसलिए यह एपी नहीं बनाता, एपी नहीं बनाता। इसी प्रकार आप इन दो क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एक प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अर्थात पहले है 150, फिर हो जाती है 200 अगले मीटर की, फिर अगले 250 और अगली 300। तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा, अंतर समान है, तो ये एपी बनाता है। ऐसे ही मिश्रधन 10,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि हर बार बढ़ता चला जाएगा, एपी निकालते चले जाएंगे उसके मूलधन पर हम, सॉरी आपके मिश्रधन पर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखने, ए दिया हुआ है 10 और डी दिया है 10, तो इसे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ए इजकल टू 10 और डी इजकल टू 10, तो एपी लिखने हैं प्रथम एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद आप आसानी से लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, 4 पद हमने लिखे। अब प्रथम पद है हमारा 10, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 10, ए का मान 10, 2 गुणा 10, कोमा ए प्लस 3 गुणा 10। अब इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 10, ये 20, और 10 दूनी 20 और 10 30, और ये 40। ऐसे 4 पद लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, ए दिया है -2 और डी दिया है 0, ए -2, ए -2 है और डी 0 है, तो प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। आप देख पा रहे हैं ए तो 2 है और डी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा -2, -2, -2, -2, क्योंकि डी 0 रखेंगे तो 0 -2 ही आएगा। तो ये एक एपी बनाता है, जिसका सर्वांतर कितना है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यहाँ लिखा हुआ है ए इजकल टू -4 और डी इजकल टू -3। तो ये आप दोनों क्वेश्चन ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को ए इजकल टू -1.25 और डी -0.25। क्वेश्चन है ए इजकल टू -1.25 और डी इजकल टू आपको दिया है -0.25, -0.25।
अब हम अगर एपी लिखे, एपी के प्रथम चार पद ये होंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इनमें वैल्यू रखें, ए का वैल्यू -1.25 कोमा -1.25 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का 0.25 है तो माइनस हो जाएगा -0.25 कोमा -1.25 -2 इंटू 0.25 कोमा -1.25 -3 इंटू 0.25। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस का डी है। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आएगा ये -1.25। जब इसे ऐड करेंगे तो -1.50 और 0.25 इंटू 2 करेंगे तो 0.50 हो जाएगा और 50 इसमें ऐड करेंगे तो -1.75 और इसे सॉल्व करेंगे 0.25 इंटू 3.75 और ऐड करके आएगा माइनस के 2.00। तो इस प्रकार से ये पद आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये एपी बताना है कौन एपी है, और अगर एपी है तो उसका सार्वंतर बताइए और फिर उसके बाद अगले 3 पद भी लिखिए। तो पहला है 2, 4, 8, 16। तो हम यहाँ पर यहीं पे मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। ये एक एपी दी हुई है। आप यहाँ पर देखें D1, पहले 2 पदों का अंतर 4 - 2 या अर्थात 2। D2 देखें 8 - 4 या अर्थात 8 - 4 4। D3 अगर देखते हैं 16 - 8 अर्थात 8। आप देख पा रहे D1, D2, D3 ये सार्वंतर, मतलब पहले 2 पदों का अंतर 2 है, अगले 2 पदों का अंतर 4 है, अगले 2 पदों का अंतर 8 है। चूंकि D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं है, D3 आगे भी, तो यह एपी नहीं है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। सेकेंड है 2, 5/2, 3, 7/2। ये देखना है एपी है या नहीं। अभी आप पहले D1 निकालें, 5/2 - 2 तो सॉल्व होके आएगा 2 दूनी 4 और 5 - 4 यानी कि 1/2। D2 निकालें 3 - 5/2, 2 तिया 6, 6 - 5 1 या अर्थात 1/2। D3 निकाल लेते हैं 7/2 -3, 3 दूनी 6, 7 - 6 अर्थात 1/2। आप देख पा रहे हैं चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अगर एपी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया था अगर एपी है तो सार्वंतर बताइए और अगले 3 पद भी लिखिए। तो एपी है ये, तो चूंकि यह एपी है तो अगले 3 पद, सॉरी सर्वांतर, सर्वांतर हो जाएगा आपका जो ये बराबर आया है अर्थात D बराबर 1/2। और उसने कहा अगले 3 पद, चूंकि अगले 3 पद आपको लिखने हैं, अगले 3 पद लिखे जाने इस टर्म से आगे, इस पद से आगे, क्योंकि इसके बाद के अगले 3 पद गए हैं तो इसे अभी आप प्रथम पद मानोगे। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद जो होंगे वो होंगे आपके 7/2 प्लस D, 7/2 प्लस 2D और 7/2 प्लस
3D, 1D 2D और 3D, इसमें हमने D जोड़ दिया तो 7/2 प्लस 1/2, 7/2 प्लस 2/2, 7/2 प्लस 3/2, क्योंकि D का मान रखेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा AP के अगले 3 पद 7 और 1 8/2, यानी कि 4 लिख सकता हूं मैं इसे। 7 और 2 9, 9/2 और 7 और 3 10/2 अर्थात 5। अगले 3 पद हो जाएंगे 4, 9/2 और 5। इस प्रकार इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। अगले 3 पद तभी लिखना है जब वो AP होगी, AP नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइनस, मैं अब ये यहीं पे इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इसे भी आप ट्राई करें। मैं 5th क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको। 5th क्वेश्चन है 3, ये आप ट्राई करेंगे, ये आप ट्राई करेंगे। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ये बताना है कि AP है या नहीं। अगर AP है तो अगले 3 पद भी आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ये रहा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब इसे AP को बताना है AP है या नहीं। अब आप देख सकते हैं, पहले आप शुरू के 2 पदों का अंतर, यानी कि D1 का मतलब है पहले 2 पदों का अंतर। तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास √2। अगली बार D2 निकाल लें, तो D2 निकालेंगे इसका और इसका अंतर, यानी कि 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और 2√2 से √2 माइनस होगा तो वापस √2 बचेगा। आप देख पा रहे हैं दोनों बराबर है। इसी प्रकार तीसरा भी D3 भी निकाल सकते हैं। D3 होगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, तो जब सॉल्व करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस √2, 3√2 माइनस 2√2 अर्थात √2। चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, अतः यह एक AP है। AP है। अगर AP है तो अगले 3 पद आपको लिखने हैं। अगले 3 पद जो लिखे जाने हैं वो लिखे जाने हैं आपके इस पद से आगे। तो इस पद से आगे लिखे जाने हैं, तो इससे आगे लिखेंगे। यहां सार्वांतर कितना होगा, सार्वांतर हो जाएगा आपका D, सार्वांतर हो जाएगा D कितना आया है √2। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद होंगे 3 प्लस 3√2 से आगे, ये D हो जाएगा। 3 प्लस 3√2 के 2D ऐड हो जाएगा और 3 प्लस 3√2 में 3D ऐड हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे आपको लिखने हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर D ऐड करेंगे 3 प्लस 3√2 प्लस √2, 3 प्लस 3√2 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 प्लस 3√2। तो जब इसे सॉल्व करते हैं हम तो ये आएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। तो अगले 3 पद हो जाएंगे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.2, 0.22, 0.222, ये आप चेक करेंगे, ये AP नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AP है। तो इन क्वेश्चनों को आप सभी ट्राई करें, और जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से ना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यदि आप वीडियो को देख रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।